एवरीवन। PYQ सीरीज में अभी तक अपन कर चुके हैं 2015 से 2024 तक के क्वेश्चन। आज अपन स्टार्ट करेंगे 2014 के क्वेश्चन। ठीक है, कल हिस्ट्री अपनी कंप्लीट हो जाएगी 2013 का कंप्लीट होते ही। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। रेडक्लिफ समिति रेडक्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी? तो ये किस लिए नियुक्त की गई थी भाई? ये भारत और पाकिस्तान के विभाजन के टाइम वो करी गई थी, नियुक्त की गई थी। लेकिन क्यों करी गई थी? देखो, ये भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं के निर्धारण के लिए की गई थी। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा निर्धारण के लिए सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया। वर्तमान भारत तथा पाकिस्तान तथा भारत बांग्लादेश के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को उन्हीं के नाम पर रेडक्लिफ लाइन कहा जाता है। डुरंड रेखा भारत अफगानिस्तान पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में होती है। मैकमोहन रेखा किसके बीच में है भाई? भारत और चीन के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में महत्तर और पटकिल पदनाम किनके लिए प्रयुक्त होता था? तो ये हमेशा आते हैं ना एनिशिएंट हिस्ट्री से एक दो शब्दावली। तो भाई महत्तर और पटकिल किसके लिए काम में आता था? तो ये आता था भाई ग्राम मुखिया के लिए। ठीक है, पढ़ते हैं थोड़ा इसके बारे में। ग्राम मुखिया गुप्त काल में ग्राम प्रशासन, ग्राम का सर्वोच्च अधिकारी ग्रामीण या महत्तर होता था। उसकी सहायता के लिए ग्राम सभा होती थी। कुमार गुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र संख्या 3 में ग्राम सभा के कुछ पदाधिकारियों के नाम जैसे महत्तर, अष्टकुलाधिकारी, भूमि क्रय विक्रय संबंधी, ग्रामिक, कुटुम्बिन आदि मिलते हैं। तमवारक भी ग्राम सभा से जुड़ा अधिकारी था। नगर का प्रधान अधिकारी पुरपाल या द्रांगिक कहा जाता था। ग्राम सभा को मध्य भारत में पंचमंडली कहा जाता था। अन्य इकाई क्या है? विथि, जिसे तहसील कहते हैं। पैठ, ग्राम समूह की छोटी इकाई। विषय, जिला, प्रांत, भक्ति। तो ये शब्दावली हमेशा यूपीएससी पूछती है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? तो भाई ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो बुद्ध के जीवन का संबंध था भाई कौशल और मगध से। ठीक है, अवंती और गांधार से इनका कोई जन्म से रिलेटेड नहीं थे। महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 स्थानों को बौद्ध ग्रंथों में अष्टमठा स्थान कहा गया है, जो निम्न है। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ, बोध गया में ज्ञान प्राप्ति, सार गया में प्रथम वचन, कुशीनगर में मृत्यु, श्रावस्ती कौशल, संकाश्य राजगृह मगध और वैशाली वज्जी। ये सारे की सारी जगह थी जहाँ पर जो सारे के सारे रिलेट करते हैं महात्मा बुद्ध से। ठीक है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए। मगध को प्रचार केंद्र बनाया। कौशल नरेश प्रसेनजीत उनके समकालीन थे। बिंबसार तथा अजातशत्रु उनके समकालीन थे। मगध में महात्मा बुद्ध कभी भी अवंती और गंधार नहीं गए। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है? तो भाई पंचायतन शब्द उस टाइम मंदिर के बारे में था, ये पहले भी आ चुका है। तो ये मंदिर रचना शैली होती है पंचायतन। पढ़ते हैं इसके बारे में। पंचायतन शैली की शुरुआत गुप्त काल में हुई। यह नागर शैली के अंतर्गत ही आती है। इसमें मुख्य देवता के मंदिर के साथ साथ चारों कोनों पर 4 मंदिर भी शामिल होते हैं। इसमें अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं रखी जाती हैं। जैसे इनके पार्ट्स क्या क्या हैं भाई? ये है अर्धमंडपा, मंडपा, महामंडपा, अंतरालय, गर्भगृह और ये प्रदक्षिणा पथ। ठीक है, और भी इसका पार्ट है भाई, ये हैं ट्रांसेप्ट्स, जगती और सब्सिडरी सीरीन्स। तो भाई ये तुम देख लेना। अक्सर नागर और द्रविड़ तथा बेसर शैली पर प्रश्न पूछा जाता है और उनकी क्षेत्रीय विशेषताओं पर भी प्रश्न, जैसे मंदिर निर्माण में कल्याण मंडपम विजयनगर शैली की विशेषता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, और ये कौन सा पॉइंट किससे बिलोंग करता है ये इसमें दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है? तो भारतीय षड दर्शन का भाग वेदांत और मीमांसा और वेदांत हैं भाई। न्याय और वैशेषिक ये भी हैं। सांख्य और योग ये भी है। लोकायत और कापालिक ये भारतीय षड दर्शन का पार्ट नहीं है। ठीक है, पढ़ते हैं षड दर्शन के बारे में। तो षड दर्शन फर्स्ट क्या है? सांख्य,
जिसके प्रणेता कौन है? कपिल। योग के प्रणेता पतंजलि, वैशेषिक के कणाद, न्याय के गौतम, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा या वेदांत के बादरायण हैं। ठीक है। कापालिक एक शैव संप्रदाय है। इनके इष्ट देवता भैरव हैं। मांस, मदिरा, स्त्री की साधना का प्रमुख अंग माना जाता है। अन्य शैव संप्रदाय पाशुपत, कालामुख इत्यादि हैं। लोकायत या चार्वाक दर्शन षड दर्शन का भाग नहीं है। क्लियर? तो ये 2013 में भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संप्रति के नीचे उत्कीर्ण भारत की राष्ट्रीय आदर्श शक्ति सत्यमेव जयते कहाँ से ली गई है? ये 2024 में भी बताया था। तो ये सत्यमेव जयते लिया गया है भाई मुंडक उपनिषद से। अन्य जैसे अतिथि देवो भव वो किससे लिया गया है? तैत्तिरीय उपनिषद से। ठीक है। और भी दिए होंगे। हाँ, तमसो माँ ज्योतिर्गमय ये किससे लिया गया है? बृहदारण्यक उपनिषद से। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है। क्लियर? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा? तो भाई ये जब तक बना रहा था जब तक वो जॉर्ज पंचम यहाँ पर शाही दरबार में नहीं आए थे। तो सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में लॉर्ड कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक, तो जब 1911 में आए थे ना सम्राट जॉर्ज पंचम, तब शाही दरबार लगा था, उस टाइम इन्होंने इसको निराकृत कर दिया था। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। बंगाल का विभाजन के निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 को हुई थी। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन लागू हुआ। तो इस दिन को क्या कहते हैं? बंगाल का शोक दिवस। बंगाल का विभाजन का उद्देश्य भारतीय राष्ट्रवाद पर प्रहार करना था। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के प्रतिरोध का परिणाम था। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी भारत आए। जॉर्ज पंचम भारत आने वाले एकमात्र ब्रिटिश सम्राट थे तथा 12 दिसंबर 1911 को बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा की। कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाने की अनुमति दी। 1 अप्रैल 1912 को कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को भारत की राजधानी बनी। तो ये दिल्ली राजधानी कब बनी भाई? 1 अप्रैल 1912 को। पहले कौन सी थी? कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में क्या होता है भाई? कांग्रेस के उद्देश्य के तौर पर स्वशासन प्राप्ति की घोषणा की गई? नहीं, कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति की स्वीकृत किया गया। तो भाई स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 में अधिवेशन के लिए तो यही इम्पोर्टेंट था, पूर्ण स्वराज की प्राप्ति। ठीक है, तो ये रहेगा ऑप्शन। इसके बारे में पढ़ते हैं। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ? दिसंबर 1929 को। अध्यक्षता किसने करी? जवाहरलाल नेहरू ने। कौन सी नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर। 1928 में कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार को एक वर्ष की समय सीमा निर्धारित किया था कि यदि 1 वर्ष में डोमिनियन स्टेटस नहीं दिया गया तो कांग्रेस पूर्ण स्वराज से कम किसी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेगी। 2 जनवरी 1930 को कांग्रेस कार्य समिति ने यह निर्णय लिया कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाएगा। इसलिए 26 जनवरी हर वर्ष गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को हर वर्ष क्या मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के अलावा भारतीय विदेश नीति की घोषणा तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी का भी संकल्प पारित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर का एक चैत्र ग्रिगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है? तो 22 मार्च या 21 मार्च। ठीक है, देखते हैं भाई। भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है, जिसे ग्रिगोरियन कैलेंडर जनवरी फरवरी के आधारित नागरिक कैलेंडर के रूप में अपनाया गया। 1957 में भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में पेश किया गया। शक कैलेंडर में भी ग्रिगोरियन कैलेंडर की भांति 365 दिन 12 महीने हैं। इसकी शुरुआत चैत्र माह में ग्रिगोरियन कैलेंडर के 21 से 22 मार्च को होती है। शक संवत 78 ईस्वी में शक शासक कनिष्क द्वारा शुरुआत की गई। विक्रम संवत 56 ईसा पूर्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है।
भारत की कला व संस्कृति के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। विख्यात मूर्ति शिल्प और स्थल। बुद्ध के महापरिनिर्वाण की एक भव्य प्रतिमा जिसमें ऊपर की ओर अनेकों देवी संगीतज्ञ तथा नीचे की ओर उनके दुखी अनुयायी दर्शाए गए हैं। तो वही ये किया गया था अजंता में, बिल्कुल सही बात है। प्रस्तर पर उत्कीर्ण विष्णु के वराह अवतार की विशाल प्रतिमा जिसमें वह देवी पृथ्वी को गहरे विक्षुब्ध सागर से उबारते हुए दर्शाए गए हैं। माउंट आबू नहीं भाई, राजस्थान में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, तो ये फिर माउंट आबू में नहीं है, शायद एमपी साइड हुआ, खजुराहो मंदिर साइड। ठीक है। फिर विशाल गौशालाओं पर उत्कीर्ण अर्जुन की तपस्या गंगा अवतरण, तो ये महाबलीपुरम में नहीं है भाई, ये मैप पे नाम है बट याद नहीं आ रहा, महाबलीपुरम ऐसा कुछ है। तो इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें भाई 1 और 3 है, महाबलीपुरम को ही कहते हैं क्या, पता नहीं, देखते हैं। अजंता की गुफा 17 में महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण की एक भव्य प्रतिमा जिसमें ऊपर की ओर अनेकों देवी संगीतज्ञ नीचे दुखी अनुयायी दर्शाए गए हैं। अजंता औरंगाबाद महाराष्ट्र बाघोरा नदी के किनारे पर कुल गुफाएं 29, 25 विहार, 4 चैत्य, बौद्ध धर्म को समर्पित चित्र बनाने में फ्रेस्को तथा टेम्पोरा विधि का प्रयोग, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल। ठीक है भाई। कूट 2 है वो सही नहीं है क्योंकि विष्णु के वराह अवतार की विशाल प्रतिमा उदयगिरी मध्य प्रदेश से मिली है, ये गुप्तकालीन मूर्तियां हैं। कूट 3 सही है क्योंकि अर्जुन की तपस्या गंगा अवतरण का निर्माण नरसिंह वर्मन ने 640 से 680 ईसा पूर्व मामल शैली के कार्यकाल में, इस काल में महाबलीपुरम आ गया ना, महाबलीपुरम के बने रथ मंदिर प्रसिद्ध हैं। ठीक है भाई, ओके, हो गया वो क्वेश्चन तो पूरा। नेक्स्ट है विख्यात क्षत्रिय नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षत्रिय संगीत, नृत्य और अभिनय का सम्मिश्रण है, तो ये हो सकता है। ये असम के वैष्णवों की शताब्दी पुरानी जीवंत परंपरा है, पता नहीं भाई। ये तुलसीदास, कबीर और मीराबाई द्वारा रचित गीतों के शास्त्रीय रागों व तालों पर आधारित है। क्षत्रिय नृत्य नहीं, उनके आधार पे तो नहीं हो सकता शायद, तो 1 और 2 होगा भाई इसका। क्षत्रिय नृत्य, इस नृत्य का उद्भव 15वीं शताब्दी में असम के प्रसिद्ध वैष्णव भक्त शंकरदेव द्वारा शुरू नव वैष्णव आंदोलन के एक भाग में हुआ। एक शरण धर्म में क्षत्रिय नृत्य पौराणिक विषय पर आधारित नृत्य, इसमें संगीत, नृत्य और अभिनय का सम्मिश्रण है। क्षत्रिय नृत्य भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। क्षत्रिय नृत्य मुख्य रूप से कृष्ण राधा संबंधों की कहानियों पर आधारित है। इस नृत्य में विभिन्न वाद्य यंत्र, ड्रम, बांसुरी, वायलिन, तानपुरा, हारमोनियम तथा शंख का उपयोग होता है। क्षत्रिय नृत्य की मूलभूत इकाई अभ्यास को माती अखाड़ा कहते हैं। माती अखाड़ा को ओरा, सत्रा, झलक, सीतिका, पाक, जप, लोन और खार में उपविभाजित किया गया है। कथन 3 गलत है क्योंकि यह तुलसीदास, कबीर और मीरा रचित भक्ति गीतों पर आधारित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गदर क्या था? गदर तो भाई एक आंदोलन था, क्रांतिकारी, तो ये भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ था जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था, तो ये यहीं पे आंसर आ गया अपना। बढ़ते हैं इसकी डिस्क्रिप्शन की तरफ। 1 नवंबर 1913 ईस्वी में सोहन सिंह भाकना ने हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना की। इसके द्वारा प्रकाशित गदर पत्रिका के कारण इसे गदर पार्टी कहा गया। रामचंद्र पेशावरी गदर पत्रिका के संपादक थे। गदर पार्टी के सदस्य काशीराम, भाई परमानंद, सोहन सिंह, हरनाम सिंह, लाला हरदयाल, मोहम्मद बरकतुल्ला, भगवान सिंह, करतार सिंह सरावा, रास बिहारी बोस इत्यादि थे। ठीक है भाई, ये सारे के सारे किसके सदस्य थे भाई? गदर पार्टी के सदस्य थे। तो इसमें 2022 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की संस्कृति एवं परंपरा के संदर्भ में कलारीपयट्टु क्या था? कलारीपयट्टु क्या था? यह शैव मत का प्राचीन भक्ति पंथ है जो अभी भी दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में प्रचलित है। यह कांसे और पीतल के काम की एक प्राचीन शैली है जो अभी भी कोरोमंडल क्षेत्र के दक्षिणी हिस्से में पाई जाती है। यह नृत्य और नाटिका का एक प्राचीन रूप है जो मालाबार के उत्तरी हिस्से में एक जीवंत परंपरा है। यह प्राचीन मार्शल कला है जो दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में जीवंत परंपरा है। तो भाई इसका आंसर है डी, ये मार्शल कला है। ठीक है।
कलारीपयट्टू। कलारीपयट्टू सबसे प्राचीन पुरानी युद्ध प्रणालियों में से एक आधुनिक कुंफू का जनक माना जाता है, मार्शल आर्ट्स का। उत्पत्ति तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व केरल में हुई संगम साहित्य में वर्णित है। सिमलंब एक प्राचीन हथियार आधारित मार्शल आर्ट तमिलनाडु कलारीपयट्टू से निकटता रखता है। अन्य मार्शल आर्ट कौन से हैं? थांग टा, ये कहाँ पे है? मणिपुर में आ चुका। गतका पंजाब में, पाइका उड़ीसा में, मर्दानी महाराष्ट्र में, परिखंडा बिहार में, छोलिया उत्तराखंड में, पांग लहब शोल ये सिक्किम में है। ठीक है, तो इनके याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। गरबा, गरबा गुजरात का, हाँ भाई बिल्कुल सही है। मोहिनी अट्टम, ये तो केरल का है भाई। यक्षगान कर्नाटक का हो सकता है, तो 1 और 3 आएगा इसका आंसर। पढ़ते हैं। गरबा एक पारंपरिक नृत्य मूल रूप से नवरात्रि के अवसर पर किया जाने वाला गुजराती लोकनाट्य है। गरबा वास्तव में एक गर्भदीप को संदर्भित करता है, पवित्र मिट्टी का बर्तन जिसमें लौ जलाई जाती है। महिलाएं पुरुष लयबद्ध होकर एक चक्र में उसके चारों ओर नृत्य करते हैं, घेरा बनाकर। मोहिनी अट्टम 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक, केरल त्रावणकोर के राजाओं में संरक्षण प्रदान किया, महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एकल नृत्य है। यह नृत्य अभिनय पर बल देता है, बांसुरी, वीणा, तालवाद, यंत्र इद्दिका का प्रयोग। यह संगीत की कथानक शैली का उपयोग करता है, कर्नाटक शैली का प्रयोग करता है। ओके। मोहिनी अट्टम विष्णु के स्त्री नृत्य की कहानी कहता है। यक्षगान कर्नाटक का पारंपरिक नाट्य रूप है। यह ओपन थिएटर में होता है, आमतौर पर फसलों की कटाई के बाद। यक्षगान रामायण महाभारत के प्राचीन प्रसंगों पर आधारित होता है। ड्रम, हारमोनियम, ताल, बांसुरी का उपयोग। मुमेला अभिनेता और तथा हिमेला पृष्ठभूमि गायक तथा वादक इसके भाग हैं। ठीक है, मुमेला और हिमेला इसके भाग हैं। भारत में बौद्ध इतिहास, परंपरा व संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। विख्यात तीर्थस्थल और अवस्थान, तो टाबो मठ और मंदिर संकुल ये स्पीति घाटी में स्थित हैं, भाई ये सही है। लोहोत्सव लाखांग मंदिर नको, ये जास्कर घाटी में है, ये नहीं सही है। अलवी मंदिर संकुल लद्दाख में, भाई देख के बोला है, अलवी मंदिर संकुल लद्दाख में है, तो देख लेते हैं। टाबो मठ और मंदिर संकुल ये कहाँ है? स्पीति वैली हिमाचल प्रदेश में। लोहोत्सव लाखांग मंदिर नको ये कहाँ है? किन्नौर हिमाचल प्रदेश में। अलवी मंदिर संकुल ये कहाँ है? लेह लद्दाख में। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बीजक संत दादू दयाल के उपदेशों का संकलन है। पुष्टि मार्ग के दर्शन को माधवाचार्य ने प्रतिपादित किया, तो न तो इसमें एक सही है न ही इसमें 2 सही हैं। कथन एक गलत है क्योंकि बीजक में दादू दयाल की नहीं बल्कि कबीर की शिक्षाएं हैं, उन्हें उनके शिष्य भागदास ने संग्रहित किया था। दादू के उपदेश दादूवाणी में संग्रहित हैं। कथन 2 भी गलत है क्योंकि पुष्टि मार्ग के संस्थापक वल्लभाचार्य थे, जबकि माधवाचार्य ने द्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया। माधवाचार्य ने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी। दादू दयाल के बारे में यूपीएससी 2013 में पूछा जा चुका है। मांगणियार के नाम से जाना जाने वाला लोगों का समुदाय क्या कहलाता है? कहाँ से है भाई? मांगणियार राजस्थान से रिलेट करता है, तो कहीं एग्जाम्पल है क्या? कहाँ पे? हाँ, ये पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है, क्योंकि पश्चिमोत्तर भारत में ही आता है ना राजस्थान, तो अपने सही आंसर किया है। मांगणियार तथा लंगा पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख संगीत जीवी जाते हैं, सही बताया ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य क्या था? भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के लिए किसी भी विचार का परित्याग करना, ये बात तो सही थी। भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, ये बात भी बिल्कुल सही थी। भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना है, तो ये तो पहले ही हो चुका था 1833 के टाइम में, तो ये स्टेटमेंट सही है 1 और 2। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा और 1857 की क्रांति के बाद प्रावधान, भारत में कंपनी का शासन खत्म हुआ और भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन रखा गया। गवर्नर जनरल क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में देशी रियासतों के वायसराय की हैसियत से कार्य करेगा। भारतीय रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग किया गया। उनके प्राचीन रीति रिवाजों का सम्मान, गोद लेने का अधिकार आदि प्रदान किए गए।
उनके साथ किए गए सभी समझौतों का सम्मान किया जाएगा। भारत में नियुक्ति अंग्रेजों व भारतीयों के लिए शिक्षा व योग्यता के आधार पर खोल दी गई। कथन 3 गलत है। 1833 के चार्टर द्वारा कंपनी के व्यापार संबंधी सारी गतिविधियां पहले ही समाप्त कर दी गई थी। 1833 के चार्टर के बारे में यूपीएससी ने 2023 में भी पूछा था। ओके, फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था? तो ये फतेहपुर सीकरी तो मतलब कुछ ऐसे स्पेशल लोग होते थे ना, ज्ञान वाले, अरे भाई पंडित वंडित, वो सब मिलते थे। और देखो आ गया ना ऑप्शन, सी ऑप्शन है। जब वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था, तो किसमें करता था? फतेहपुर सीकरी के इबादत खाने में। पढ़ते हैं इसके बारे में। वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था। इबादत खाना 1575 में बनाया, लाल बलुआ पत्थर से बना। उद्देश्य क्या था? धर्म और दर्शन पर वाद विवाद हेतु। 1578 में केवल मुस्लिम धर्मोपदेशकों से अनुमति। 1578 में विभिन्न धर्मों के विद्वानों के लिए खोल दिया गया। 1582 में चर्चा पूर्णतः बंद कर दी गई और फिर इसमें बृहस्पतिवार के दिन ही सिर्फ धार्मिक चर्चा होती थी। ठीक है। यहाँ आने वाले विद्वान हिंदू धर्म पूर्वोत्तम व देवी पंडित, पारसी धर्म के दस्तूर मेहरजी राणा, ईसाई धर्म के एक्वा बीवा व मोसेनरेट और एनरिक्वेज तथा जैन धर्म के हीर विजयसूरी, जिनेंद्र, विजयसेन, भानुचंद्र, शांतिभद्र से संबंधित। बौद्ध धर्म के किसी भी विद्वान ने भाग नहीं लिया था। ठीक है भाई। ओके, 2018 में भी पूछा गया था। भारत के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए। भद्राचलम, चंदेरी, कांचीपुरम और करनाल। तो इसमें पूछ रहे हैं कि उपयुक्त में से कौन कौन से पारंपरिक साड़ी या वस्त्र उत्पादन के लिए विख्यात है। पारंपरिक साड़ी भाई कांचीपुरम तो है ही है। चंदेरी की भी साड़ी आती है। साड़ी भी हमें ना पता हो तो गलत बात है ना। चलो पढ़ते हैं। चंदेरी और कांचीपुरम साड़ी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अन्य क्षेत्र उपदा, जामदानी साड़ी उपहा आंध्र प्रदेश में, बनारसी साड़ी, पैठणी साड़ी गुजरात, तुषार सिल्क साड़ी पूर्वी भारत, कलमकारी साड़ी आंध्र प्रदेश। ही आया हुआ था, ये पहले भी आ चुका, 2 बार आ चुका है कलमकारी। ठीक है। ओके, तो ये पेपर हुआ 2014 का कंप्लीट। अब लास्ट बचा है सिर्फ और सिर्फ 2013 का, जो करते हैं अपन कल। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।